इस संख्या रेल की मदद से कल हमने आप लोगों को संख्याएं लिखना सिखाया था और आप लोगों ने लगभग बच्चों ने सीख भी लिया है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, और अंकित मान या इसी को कहा जाता है जातीय मान, जिसको कहते हैं फेस वैल्यू। अब आप कहेंगे सर जी ये तो बड़ा सरल है, इससे क्या परीक्षा में आएगा? तो बच्चों परीक्षा में इससे भी प्रश्न आते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम दिखाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न नवोदय की परीक्षा में इससे संबंधित आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए कितना लिखा है ये 6, तो यहाँ पर कौन कौन से अंक प्रयोग किए गए हैं? 6, 7, 2, 5। ये जितने भी अंक लिखे हुए हैं इन सभी अंकों का स्थान अलग अलग है, जिसको मैंने कल आपको संख्या रेल की मदद से बताया था। स्थानीय का मान का मतलब ये है कि ये हमारा अंक किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है कि दहाई के स्थान पर है कि सैकड़ा के स्थान पर है, तो हजार के स्थान पर है कि 10,000 के स्थान पर है, लाख के स्थान पर है या 10 लाख के स्थान पर है। जैसे यहाँ पर कहा जाए कि 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आपने 6 लिखा और 6 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ पर क्या करते हैं? 3 जीरो बना देते हैं। तो 6 का स्थानीय मान कितना आ गया? 6। अगर पूछा जाए 7 का स्थानीय मान, क्या पूछा जाए? तब आप क्या लिखेंगे? 7 और आगे कितने अंक बचे हैं? 1, 2 जीरो बना देंगे। तो 7 का स्थानीय मान कितना है? 700। सभी लोग ध्यान से समझ रहे हैं कि नहीं? 2 का स्थानीय मान अगर पूछा जाए तो 2 लिखिए और 2 के आगे कितना अंक है? 1। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया? अब फिर पूछा जाए 5 का स्थानीय मान, तब 5 का स्थानीय मान कितना रहेगा? क्योंकि 5 के आगे कोई अंक नहीं है। अब आइए स्थानीय मान आपने समझ गए, यानी कि 6, 7, 2 और 5 ये किस स्थान पर है, उनकी वैल्यू कितनी है, प्लेस वैल्यू, वो आपने बता दी। समझ गए? अब आइए अंकित मान या जाति मान यानी फेस वैल्यू पर, यही मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 6725। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6 का अंकित मान। बताइए कोई जानता है? 6,000 है? अंकित मान में उसका कोई भी मान बदलता नहीं है, यानी कि जितना उसका मान है उतना ही लिखेंगे। वो किस जगह पर है इससे हमें कोई मतलब नहीं, वो चाहे इकाई की जगह पर हो, चाहे दहाई की जगह पर हो, चाहे हजार की जगह पे हो। तो अंकित मान का मतलब है जितना उसका मान है, ठीक है ना? तो 6 का अंकित मान कितना लिखोगे? 6। 7 का अंकित मान कितना लिखोगे? 7। 2 का अंकित मान कितना लिखोगे? 2। इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। 5 का अंकित मान कितना रहेगा? 5। दोनों चीजें आपने समझ ली। तो बच्चों इससे संबंधित एक प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। संख्या ये लिखी हुई है, इसमें 5 के स्थानीय मूल्यों यानी कि इंग्लिश में कहेंगे प्लेस वैल्यूज का योग कितना है। तो सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन को पढ़कर के समझ में आया क्या पूछ रहा है? यस सर। इसमें हम देखेंगे 5 के स्थानीय मान क्या क्या हैं। 5 कितनी बार आया इसमें? 2 बार। सबसे पहले 5 यहाँ पर आया है। यस सर। आया कि नहीं? यस सर। इस 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 50। 5 लिखा मैंने और आगे 1 अंक आ रहा है 0, तो 1 जीरो बना दिया, 1 मिल गया। 1 5 यहाँ पर भी आ रहा है। यस सर। इसका स्थानीय मान कितना होगा? तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए और कितनी जीरो बनाएंगे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 जीरो बनाएंगे। 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 5 लाख। इस 5 का स्थानीय मान कितना हुआ? फिर कहता है जो भी स्थानीय मान है इसके, इनका योग बताइए। योग माने क्या होता है? जोड़ना। इन दोनों को जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ोगे? ये जो लिखा हुआ है इसी में इसको जोड़ना है। तो इसको हम इसके नीचे कैसे लिखेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे, ये 0 इसके सामने बनाएंगे और ये 5 इसके सामने बनाएंगे और लाइन खींच देंगे। इसके बाद जोड़ दीजिए, 0 में 0 जोड़ा, 0 में 5 जोड़ा और ये 0, ये 0, ये 0 और ये। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है। तो डी आंसर आपका सही है। इस तरह से आएगा। देखिए बच्चों ये दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, ये एक संख्या लिखी हुई है, इसमें पूछ रहा है किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक यानी सबसे ज्यादा है।
ये प्रश्न आपका 2005 में पूछा गया है नवोदय में। किस सन में आया ये? 2005 में। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है इस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा है कि 4 का, 7 का या 6 का? 7 का। 3 का। 2 उत्तर आ गए। किसी ने बताया 7 का, किसी ने बताया 3 का। इसके अलावा और कोई? चलो बस अब ध्यान से सुनिए। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर 6 का स्थानीय मान कितना है? 6 का स्थानीय मान कितना है? 4 का स्थानीय मान कितना है? 7 का स्थानीय मान कितना है? 700। देखते जाइए, 0 से मतलब है नहीं। 3 का स्थानीय मान कितना है? 3 के आगे कितनी 0 बनाएंगे? 4 0। अब इनको पढ़ के देखिए सबसे ज्यादा कौन है? 6 ज्यादा है कि 40 ज्यादा है कि 700 ज्यादा है या 30,000 ज्यादा है? 30,000 ज्यादा हुआ। तो सबसे ज्यादा स्थानीय मान किसका हुआ? कौन सा उत्तर सही होगा? ए सही होगा। जिन्होंने 7 बताया था वो किस हिसाब से बताया था भाई? क्या सोच के बताए थे? अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको सवाल बदल सकता है। अगर यहाँ लिख दिया जाए अंकित मान किसका सबसे ज्यादा है, इसी सवाल को क्या कह सकता है? इसमें बताइए किस अंक का अंकित मान सबसे ज्यादा है। तब अंकित मान सबसे ज्यादा किसका होगा? 7 का। दोनों तरह के प्रश्न याद रखिए। पता चला अंकित मान पूछा गया, तुमने स्थानीय मान लिख दिया, कंफ्यूज हो गए। तो सवाल हमें प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसने अंकित मान बोला है या स्थानीय मान बोला है। स्थानीय मान में देखेंगे वो इकाई पर है कि दहाई पर है कि सैकड़े पर है, और अंकित मान में तो जो मान उसका लिखा है वही लिख देंगे। समझ में आ गया? बैठ जाओ। देखिए बच्चों, एक प्रश्न और मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ये एक संख्या लिखी हुई है, इसमें ये कह रहा है 4 के स्थानीय मान और अंकित मान, यहाँ दोनों बातें कही गई हैं। इस प्रश्न में अंकित मान भी कह रहा है और स्थानीय मान भी कह रहा है। 4 का अंकित मान भी देखना है और स्थानीय मान के में अंतर कितना है। अंतर का मतलब समझते हो? यस सर, घटाना। तो ये आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है। तो सबसे पहले उसने कहा स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4 बनाइए, आगे कितने 0 बनाएंगे? 1 2 3 4। 1 2 3 4। ये तो हो गया 4 का स्थानीय मान। यहाँ लिखा है स्थानीय मान, लिखा है। फिर कह रहा है अंकित मान 4 का कितना है, और अंकित मान तो उतना ही होता है जितना 4 का 4, 5 का 5, 8 का 8। तो 4 का अंकित मान कितना है? 4। 4 का अंकित मान कितना है? 4। अब ये हो गया स्थानीय मान, ये हो गया अंकित मान। इन दोनों में क्या करेंगे? अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? तो इससे इसको घटाना है, यानी 4 आप यहाँ पर लिखेंगे और माइनस कर देंगे। अब इसको घटाइए, कैसे घटाओगे? 0 में से 4 जाएगा नहीं। तो यहाँ से ले जाओगे, कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब मिलाइए कौन सा उत्तर सही। अभी तो आप लोग भी बता रहे थे बिना सोचे समझे। देखिए बिना सोचे समझे उत्तर मत बताइए, अंदाज के बता दिया। देख लिया स्थानीय मान, फटाक से बता दिया ये। अरे पूरा ध्यान से पढ़िए। स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर पूछ रहा है। बात समझ में आ गई? देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने 2 चित्र बनाए हुए हैं। यहाँ पर लिखा है चित्र 1 और ये लिखा हुआ है चित्र 2। इन दोनों को देख करके बताइए इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है। कौन बताएगा? बताइए, महक बताइए। आ जाओ, दौड़ के आ जाओ। हाँ महक बताइए, इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है? सर जी, ये छोटा वाला इधर है और इसमें छोटा वाला इधर है। इसमें छोटा वाला इधर है, इसमें छोटा वाला उधर है। इसके अलावा और कोई कुछ बता सकता है? आ जाओ बताइए। ये वाला चित्र बढ़ रहा है और ये घट रहा है। ये वाला बढ़ रहा है, ये वाला घट रहा है। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये लाइन सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी हो गई, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। इसमें क्या हो रहा है? इस चित्र में रेखाओं की लंबाई बढ़ती चली जा रही है, और इसमें क्या हो रहा है? घटती चली जा रही है। तो इसको हम लोग कहेंगे बढ़ता हुआ क्रम। क्या कहेंगे? बढ़ रही है कि नहीं लंबाई? और इसको क्या कहेंगे? घटता हुआ क्रम। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बढ़ता हुआ क्रम। लेकिन इसको गणित की भाषा में क्या कहेंगे?
वेरी गुड, इसको कहेंगे आरोही क्रम। क्या कहेंगे? आरोही क्रम। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? रेखाओं की लंबाई घट रही है, तो हम इसको कह सकते हैं घटता हुआ क्रम। क्या कहेंगे? घटता हुआ क्रम। लेकिन गणित की भाषा में क्या कहेंगे? अवरोही क्रम। वेरी गुड। और अवरोही क्रम को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये है, अब संख्याओं के हिसाब से समझिए। यहाँ पर क्या होगा कि कुछ संख्याएं आपको दी जाएंगी और बताया जाएगा कि इसको घटते हुए क्रम में लिखो या बढ़ते हुए क्रम में लिखो। देखिए जैसे यहाँ पर हमने कितनी संख्याएं लिखी हैं? 1 2 3 4। कितनी संख्याएं लिखी हैं? 4। इन 4 संख्याओं में पूछा जा सकता है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखो या कहेंगे घटते हुए क्रम में लिखो। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है? सबसे पहले छोटी आती है। बढ़ते क्रम में क्या होता है? छोटी सबसे पहले। देखिए यहाँ पर लाइन सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें ढूंढिए कौन सी है? 47। तो 47 लिख दिया आपने। और ये आपका होगा आरोही क्रम। अगर पूछा जाए क्या होगा? आरोही क्रम में 47 सबसे छोटी संख्या पहले। फिर इससे बड़ी कौन सी है? 74। वेरी गुड। तो 74 लिख दिया आपने। फिर उससे बड़ी 94 हो गई। फिर उससे बड़ी 705। और इसमें चिन्ह कैसे लगाएंगे? अगर चिन्ह लगाना हो तो चिन्ह भी लगा सकते हैं। ये इस तरह से इसमें चिन्ह लगाएंगे। जो बड़ी संख्या होगी उसकी तरफ इसका मुंह खुला रहेगा, ये ध्यान रखिए। अगर इसी को लिखना हो अवरोही क्रम में तब क्या करोगे? क्या करोगे? सबसे बड़ी सबसे पहले आएगी कि नहीं? तो बड़ी कौन सी है? 705। फिर 94। फिर फिर और इसमें चिन्ह कैसे लगाओगे? इस तरह से। ये हो गई आपकी आरोही क्रम और ये हो गई अवरोही क्रम। सही है बच्चों? अब हम लोग जानेंगे कि अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीसीडिंग नंबर, और दूसरी है पूर्ववर्ती संख्या यानी कि सक्सीडिंग नंबर। अगर एक जोड़ दिया जाए तो अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी। जैसे में लिखा 81 की अनुवर्ती संख्या, बताइए कितनी होगी? 82। वेरी गुड। 81 की अनुवर्ती संख्या 81 में एक जोड़ देंगे 82 मिल जाएगी। इसी तरह से एक घटाने पर क्या मिलेगी? पूर्ववर्ती संख्या। एक घटाने पर कौन सी मिलेगी? ये मिलेगी आपको एक घटाने पर। जैसे प्रश्न पूछा जाए 81 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 81 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी? तो आपने क्या किया? 81 में से एक कम कर दिया तो आ गया 80। अब आप कहेंगे सर जी आपने तो बड़ा सरल सरल आज पढ़ा दिया है, क्या इससे भी परीक्षा में कुछ आता है? तो मैं अभी आपको बताता हूं कि इससे संबंधित भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, इसी से संबंधित यहाँ पर एक प्रश्न दिया है 1850 की अनुवर्ती संख्या यानी प्रीसीडिंग नंबर कौन सी होगी? बताइए कौन सा पार्ट सही है? सी। तो इस संख्या को ये अनुवर्ती पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 1850 लिख करके एक जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 1851। दूसरा प्रश्न एक और है, एक संख्या लिखी हुई है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या आपको बतानी है। तो कौन सी है इसमें? बी। यानी कि आपने लिखा 8 8 3 3 8। इससे आपने क्या किया? एक माइनस कर दिया। माइनस किया कि जोड़ा? तो 8 में से एक गया 7, बाकी संख्या सब वही रहेगी। ठीक है ना? तो आपका आंसर कौन सा सही है इसमें? सी। ये सी भी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं। तो बच्चों अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है संख्याओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स।
अभी तक हम लोगों ने संख्याएं सीखी थी, लिखना अंकों में, शब्दों में, संख्या रेल भी देखी थी, अनुवर्ती संख्या सीखे, पूर्ववर्ती संख्या सीखे, असेंडिंग ऑर्डर भी सीखा, डिसेंडिंग ऑर्डर भी सीखा, स्थानीय मान सीखा, इतनी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। दुनिया में संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं, एक होती है वास्तविक, कौन सी होती है? वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग कह सकते हैं रियल नंबर, इंग्लिश में क्या कहेंगे? रियल नंबर। और दूसरी बच्चों होती है काल्पनिक। दूसरी संख्या कौन सी होती है? काल्पनिक, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं काल्पनिक संख्या। संख्या को शॉर्टकट में लिख दिया, इसको इंग्लिश में कहेंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। जैसे कोई आदमी तुम्हारे गांव में तुम्हारे सामने खड़ा है, तो वो वास्तव में खड़ा है कि कल्पना कर रहे हो? सपना तो नहीं देख रहे हो। तो जो वास्तव में दिखाई दे रहा है वो वास्तविक। और तुमने कहा कि फला आदमी मर के भूत बन गया है, तो वो वास्तव में है कि कल्पना है? वो तो कल्पना है, एक सोच लिया। चलो एक उदाहरण और मैं बताता हूं। मैंने कहा आज एक नया लड़का स्कूल में आया था और वो पूंछ वाला लड़का था। कौन लड़का था? तो ये बात हमारी वास्तविक है कि काल्पनिक है? क्योंकि लड़का के पूंछ होती नहीं है। अगर हम बंदर कहते तो मान भी लेते। तो ये हमने बनाई थी एक संख्या रेखा, और संख्या रेखा पर हमने ये संख्याएं दिखाई हैं जैसे कि आपकी स्केल में होती हैं। तो जितनी भी संख्याएं हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं वो सारी की सारी वास्तविक होती है। क्या 1/2 इस रेखा पे दिखाया जा सकता है? दिखाया जा सकता है। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0 और 1 आधा होता है 1/2, तो 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 1/2 यहाँ दिखा देंगे। कोई भी दशमलव वाली संख्या हो या भिन्न वाली संख्या हो, सभी संख्याओं को इस रेखा पर हम दिखा सकते हैं। लेकिन जो काल्पनिक संख्या होती है वो कैसी होती है? वो रूट के अंदर अगर माइनस में संख्या लिखी हो तो ये होती है काल्पनिक संख्या। कैसी होती है? इसे अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है। जब आप बड़े हो जाएंगे, हाई स्कूल इंटर में पहुंचेंगे, तब इसको पढ़ना पड़ेगा। अभी केवल आपको यहाँ पर समझना है कि वास्तविक संख्या यानी दुनिया में जो भी हम संख्याएं प्रयोग करते हैं वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, और उन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसको तो हमें पढ़ना नहीं है, इसको यहीं पर रोक देना है, इसके आगे हमको बढ़ना है। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? इसमें सबसे पहली आती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी आती है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अंशु खड़े हो जाइए और गिनिए कक्षा में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इन्होंने सारे बच्चे गिन लिए। गिनती आपने कहाँ से शुरू की थी? एक से। एक के बाद क्या गिना? 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। इसी तरह से आगे आप गिनते चले गए। और इसकी गिनती कहाँ तक गिन सकते हैं? 100 करोड़ अरबों। कोई इसकी लिमिट नहीं है, यानी इसको हम अनंत तक पढ़ सकते हैं। ये अनंत का चिन्ह होता है, इन्फिनिटी। तो अगर कहा जाए प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से, फिर 1 बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते चले जाएंगे अनंत तक। ये हमारी हो गई प्राकृतिक संख्या। दूसरी संख्या हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब अगर पूछा जाए कि होल नंबर क्या है यानी पूर्ण संख्या क्या है, तो जो आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी उसमें 0 और मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? 0 से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5, इसी तरह से चलते चले जाएंगे। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। और प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। तो अगर कहा जाए पूर्ण संख्या क्या है, तो आप बताओगे प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 मिला देने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती है। एक पूर्ण संख्या है? एक प्राकृतिक संख्या है? 0 प्राकृतिक संख्या है? 0 पूर्ण संख्या है? तीसरा प्रकार है पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याओं के लिए हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, इसी तरह से आगे
चलते चले जाएंगे। -1, -2, -3, -4, -4, इसी तरह से -5, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं और जीरो और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये सभी हमारी होती हैं पूर्णांक संख्याएं। इधर वाली जो संख्याएं हैं जो धन में हैं, ये वाली संख्याएं हमारी कहलाती हैं धन पूर्णांक। क्या कहलाती हैं? धन पूर्णांक। इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और जो ऋण वाली संख्याएं हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक। क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक। इंग्लिश में क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर्स। क्या कहेंगे? इंटीजर्स। अब ये जीरो जो बचा है, ये धन है कि ऋण है? ये जो आपका जीरो है, ये उदासीन पूर्णांक होता है। ये ना धन होता है ना ऋण होता है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अभी हम आपको प्रश्न दिखाएंगे, तब उसमें देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स और विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। सम संख्याएं और विषम संख्याओं को समझने के लिए मेरे पास कुछ बच्चे आ जाएं आराम से। इधर आ जाओ और इधर आ जाओ। देखिए हमारे पास कुछ बच्चे आ गए हैं और मैं इन बच्चों को गिन लेता हूँ कितने बच्चे आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उधर हो जाइए। अब सभी बच्चे जोड़े में आएंगे। अब देखेंगे जोड़ा बनाते हुए, जोड़े में हटते जाइए। एक जोड़ा गया। जोड़ा का मतलब समझते हो? जोड़े में कितनी चीज होती है? एक जोड़ा और हट गया, एक जोड़ा और हट गया, एक जोड़ा और हट गया, एक जोड़ा और हट गया। चले हट जाइए। और ये इसका तो जोड़ा ही नहीं बना। तुम्हारा जोड़ा कहाँ गया? इसका तो जोड़ा बना ही नहीं है। कितने बच्चे थे टोटल? 11। जब 11 बच्चों का हमने जोड़ा बनाया तो बन पाया कि नहीं बन पाया? नहीं बन पाया। इसका मतलब जो 11 है वो विषम संख्या है, क्योंकि जोड़ा नहीं बन पाया। तो पूछा जाए 11 सम है कि विषम है? विषम। क्यों? क्योंकि 11 बच्चे जब होंगे तो हम जोड़ा नहीं बना पाएंगे। तुम हट जाओ। अब 10 बच्चे बचे। अब देखते हैं जोड़ा बन जाएगा। आइए, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा। 10 बच्चों में देखिए पूरा जोड़ा बन गया। कोई बच्चा बचा कि नहीं? तो 10 हमारी सम संख्या है कि विषम है? सम संख्या। चलिए बैठ जाइए। अब हम गणित की भाषा में कैसे समझेंगे? इसमें 2 का भाग दीजिए। देखिए पूरा पूरा जाता है कि नहीं? 2 का भाग अगर आप देंगे, 2 2 पंचे 10। शेष फल कुछ बचा? नहीं बचा। इसमें 2 का भाग दीजिए, 2 पंचे 10। शेष फल कितना बचा? तो अगर हम किसी संख्या में 2 का भाग दें और शेष फल बच जाए तो वो संख्या कौन सी होगी? और अगर किसी संख्या में हम 2 का भाग दें और शेष फल 0 बचे, यानी कुछ भी ना शेष फल बचे, यानी कि 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो वो संख्या कैसी होगी? दोनों बातें समझ में आ गई? तो बच्चों सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 सम संख्या होगी, 4 6 8 10 12, इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। ये हमारी सभी सम संख्याएं होंगी, क्योंकि इन सभी में 2 का भाग पूरा पूरा। और विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1 3 5 7 9 11 13, इन सभी में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए हमारी संख्याएं कौन सी हो गई? विषम। तो सम और विषम संख्याएं आपने समझ ली। इसको समझने के लिए कुछ बातें हमें और समझनी पड़ेंगी, इसको बहुत ध्यान से समझिए। अब देखिए सम संख्याएं आपने कौन कौन सी लिखी थी? 2 4 8 इसी तरह से आगे लिखते चले जाएंगे। विषम संख्याएं कौन सी लिखी थी? 3 5 7 9 11 13। अब देखिए यहाँ से कुछ बातें हमें जरूरी देखनी है। क्या क्या? अगर हम एक संख्या इससे उठाएं और एक संख्या इससे उठाएं, इधर से मैंने 4 लिया और इधर से लिया मैंने 5, तो ये 4 हमारी सम है कि विषम है? और 5 विषम है। अब इन दोनों को जोड़िए, 4 और 5 कितना हुआ?
तो ये 9 हमारी सम संख्या मिली कि विषम? विषम। यानी एक बात आपको याद रखनी है क्या, अगर सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या ही मिलेगी। इससे एक ले लिया हमने सम संख्या से, मान लीजिए 6, और इससे ले लिया मान लीजिए मैंने 3, इसको घटाया, ये कौन सी संख्या है और ये कौन सी संख्या है? तो सम संख्या से जब हम विषम संख्या घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? कैसी संख्या मिलेगी? विषम ही मिलेगी। सम संख्या से विषम संख्या जोड़ें तब भी विषम मिलता है, सम संख्या से विषम संख्या घटाएं या विषम से सम घटाएं। जैसे इधर 7 ले लिया और इधर 4 ले लिया, तो 7 से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? तब भी आपको मिलेगी विषम संख्या। यानी सम और विषम अगर लिखा जाए, क्या क्या लिखा जाए? सम और विषम, और इनको जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, चाहे इसमें प्लस करो चाहे माइनस, तो कौन सी मिलती है हमको? विषम ही मिलती है। एक आपने सम संख्या ली, एक आपने विषम संख्या ली, चाहे तो इसको जोड़ दो चाहे तो इसको, जो मिलेगी वो कौन सी संख्या होगी? ये बात यहां से समझ में आ गई? चलिए आगे और कुछ समझ लीजिए। अब देखिए हम कुछ और क्रियाएं करते हैं। एक संख्या सम ले लीजिए और एक संख्या सम और ले लीजिए। एक संख्या सम ली और सम दूसरी संख्या भी ले ली। ये कौन सी संख्या है आपकी? सम, और ये भी सम। जब इन दोनों को जोड़ा कितना आया? 10। तो कौन सी संख्या प्राप्त हुई? सम। यानी कि सम संख्या को सम संख्या से जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? सम संख्या। और अगर घटा दिया जाए तो, जैसे 10 से मान लीजिए आपने घटाया 6, तो 10 भी आपकी सम संख्या है और 6 भी सम संख्या है, तो आपको क्या मिलेगी? तब भी सम संख्या मिलेगी। यानी सम और सम को जोड़ा जाए या क्या मिलेगा? सम ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? अगर हम दोनों संख्या सम लेंगे, पहली संख्या सम दूसरी संख्या सम, इन दोनों को जोड़ दो या घटा दो, क्या मिलता है? सम ही मिलता है। इस चीज को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, विषम पर थोड़ा देख लेते हैं। आगे देखिए, अब हम ले लेते हैं दोनों विषम। जैसे हमने लिया 3 और 5, 3 और 5 कितना आया? ये कौन सी संख्या है? विषम। और विषम संख्या में हमने विषम संख्या को जोड़ा तो क्या मिला हमको? सम संख्या मिल गई। और घटा के देख लीजिए, 9 में से कोई संख्या घटा लीजिए। 9 में से मान लो 3 घटाया या 5 घटाया या 7, कुछ भी घटा लो। 9 में से 5 घटा लीजिए, कितना बचा? तो घटाने पर भी आप देखते हैं विषम संख्या से अगर हम विषम संख्या घटाएं तो हमें क्या मिलता है? सम संख्या ही मिलती है। यहाँ पर आपने देखा कि विषम और विषम संख्या अगर ली जाए, विषम और विषम, इन दोनों को जोड़ा जाए या घटाया जाए, क्या मिलता है हमको? तो जोड़ने और घटाने पर विषम कब मिलता है ये बताओ? जब सम और विषम को जोड़ते और तब हमें विषम मिलती है। और इनको आपस में जोड़ घटा दो तब भी सम मिलेगी, इनको आपस में जोड़ घटा दो तब भी सम मिलेगी। विषम कब मिलेगी? जब इससे इसको घटाएं या इससे इसको घटाएं या इससे इसको जोड़ें, तब आपको कौन सी मिलेगी? विषम। ये चीजें याद रखनी है।